अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आज के टॉपिक में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि जब भी हम कोई भी DBMS यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि भी हमारा डाटा इस फॉर्म में हो कि उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो ईज़िली हो जाए, उसके अंदर मॉडिफिकेशन ईज़िली हो जाए, रिट्रीव करना हो या इंसर्ट करना हो तो ईज़िली हो जाए। तो हम इसमें कैटेगराइज करके डाटा और सेपरेट करके हर एक चीज़ का डाटा रखते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नॉर्मलाइजेशन और उसकी कुछ टाइप्स हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, किसी भी डाटा को प्रोसेस करना, उसको ऑर्गेनाइज करना या उसमें से रेडंडेंसी को रिमूव करना, तो ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, नॉर्मलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन डेटाबेस टू अवॉइड डाटा redundancy, insertion anomaly, update anomaly and deletion anomaly. A process of organizing data into table such a way that the result of using the database are always unambiguous and as intended. अब देखें कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो डाटा है वो रेडंडेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास टेबल है, उसके अंदर रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स के नेम, आईडी और उसका फादर नेम, CNIC, क्लास, एक ही टेबल में अगर हम इंसर्ट करते हैं या फिर क्लास के साथ अगर सेमेस्टर चल रहे हैं, तो अब देखें कि अगर एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड वो सेव हुआ है तो उसके अंदर स्टूडेंट का नेम हर सेमेस्टर के बाद साथ रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने कहा कि रेडंडेंसी जो है वो रिमूव हो जाती है, डाटा रेडंडेंट नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो रिपीट ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स हैं नॉर्मलाइजेशन की, जैसा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अगर हम डिटेल में अगर देखें तो वो कौन सी फॉर्म है जिसे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। कुछ एक क्राइटेरिया है जो कि डेटाबेस में हो, टेबल पे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले नंबर पे क्या है, एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप इन इंडिविजुअल टेबल। जो हमारा रिकॉर्ड है रिपीट हो रहा है उसको हम इंडिविजुअल टेबल में मैनेज कर लें, उसके ग्रुप बना लें। दूसरे नंबर पे क्रिएट अ सेपरेट टेबल फॉर ईच सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। हम एक सेपरेट टेबल बना लेते हैं जो कि हमारा डाटा रिलेट कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें रियल लाइफ में, तो जैसे हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके चल रहे हैं या कॉलेज मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट है, तो उसके बैकएंड पे अगर हम SQL सर्वर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हमारे टेबल हैं, वो टेबल हर एक स्टूडेंट की अलग होगी, एम्प्लॉय की अलग होगी। स्टूडेंट्स की जो हमारे पर्सनल रिकॉर्ड है, स्टूडेंट्स का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसकी टेबल अलग, एकेडमिक टेबल अलग,
फ़ी की उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, फ़ी जो एलोकेट होगी उसकी टेबल अलग होगी। आइडेंटिफाई ईच सेट ऑफ रिलेटेड डाटा विद प्राइमरी की, और जो हम टेबल रिलेटेड डाटा की सेपरेट करेंगे तो उस हर एक टेबल की जो की है वो हर टेबल की सेपरेट होगी, प्राइमरी की जो उस टेबल को आइडेंटिफाई करेगी। एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट्स की आईडी है तो उसकी एक टेबल बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स का जिस क्लास में एडमिशन हो रहा है तो उसकी आईडी एक बनेगी टेबल की, जिससे हम ये फाइंड करेंगे कि रोल नंबर 1 उसका करंट सेमेस्टर करंट क्लास कौन सी है और प्रीवियस क्लास कौन सी थी। क्योंकि हमारा जो एकेडमिक सेशन जब एंड होता है तो हमारी क्लास प्रमोट हो जाती है, तो हम उसी आईडी के थ्रू, आईडी को यूज़ करते हुए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं कि क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। देखिए हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट आईडी है, कलर है और प्राइस है। अब प्रोडक्ट आईडी 1, 2, 3, 4 और 5 है, लेकिन इसके अंदर जो कलर का कॉलम है, एट्रीब्यूट है, इसके अंदर देखिए ब्लैक और रेड जो फर्स्ट नंबर पे रिकॉर्ड है हमारा, उसका कलर ब्लैक भी है, रेड भी है और प्राइस 210 है। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? दिस टेबल इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बिकॉज द कलर कॉलम कंटेन मल्टीपल वैल्यूज़। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिकॉर्ड तब होता है जब एक कॉलम के अंदर, एक एट्रीब्यूट के अंदर, एक सेल के अंदर एक वैल्यू हो। अगर रिकॉर्ड 1 है तो उसका कलर भी एक हो, प्राइस भी एक हो, तो तब जाके ये क्या होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर इसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखें ये स्क्रीन के ऊपर हमें 2 टेबल नज़र आ रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, और दूसरी टेबल में प्रोडक्ट आईडी और कलर। दोनों को हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया। अब इसमें देखें कहीं पे भी डाटा जो है कॉलम में, सेल में रिपीट नहीं हो रहा। मैं रिपीट मीन के डुप्लीकेट नहीं आ रहा, 2 वैल्यूज़ एक सेल के अंदर नहीं है। तो ये हमारा डाटा किस फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर डेफिनेशन देखें, अ टेबल इज सेड टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ बोथ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। पहली कंडीशन क्या है कि हमारी जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ टेबल। एन एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज़ नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसकी एग्जांपल में देखें तो क्लियर नज़र आएगा कि हमारा जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, अब देखें एक टेबल है परचेज डिटेल की, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी और लोकेशन एक ही सेल के टेबल के अंदर आ रहे हैं, कस्टमर आईडी भी, स्टोर आईडी भी। दिस टेबल हैज़ अ कंपोजिट प्राइमरी की, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, कंपोजिट प्राइमरी कीज़ हैं। द नॉन की एट्रीब्यूट इज़ लोकेशन। ये कोई की जो है नॉन की है, उसकी वजह यह है कि हम की एट्रीब्यूट किसे कहते हैं कि जिसकी वजह से हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें, यूनिक आईडी हो। इन दिस केस लोकेशन डिपेंड ऑन स्टोर आईडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। तो इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें, कस्टमर आईडी के ज़रिए हम स्टोर आईडी फाइंड करेंगे, स्टोर आईडी अलहदा एक टेबल बनेगा स्टोर का, उसके अंदर स्टोर आईडी प्राइमरी की होगी और लोकेशन जो है ये कॉलम भी दूसरे टेबल में आएगा। तो ये 2 टेबल बने, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। लास्ट और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है, जो हमारी
इस वक्त यूज़ में है, जिसको हम यूज़ करते हैं, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। और हमारे कोर्स में भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म पढ़ाई जाती हैं। जो हमारे कोर्स के हिस्सा वो पहली 3 नॉर्मल फॉर्म्स हैं। A table design is said to be in third normal form if both the following condition hold. Table must be in second normal form. टेबल किस फॉर्म में होनी चाहिए? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो तब जाके ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन सकती है। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म की भी कंडीशन नहीं है तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं बन सकती। पहले हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन सकती है। सेकंड पॉइंट, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑन एनी सुपर की शुड बी रिमूव्ड। एन एट्रीब्यूट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज़ नोन एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें एग्जाम्पल के साथ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये है कि अगर हमारे पास एक टेबल है, a table is in third normal form if it is second normal form and for each functional dependency x belong to y, at least one of the following condition holds. x is a super key of table, x क्या हो? टेबल की सुपर की हो। y is a prime attribute of table, an attribute that is part of one of the candidate key is known as prime attribute. एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास एक टेबल है बुक डिटेल की, बुक आईडी, जनर आईडी, जनर टाइप, प्राइस, एंड द बुक आईडी determines जनर आईडी and जनर ID determines the genotype. Book ID determines genotype via general ID and we have transitive functional dependency. अगर हमारे पास general ID है तो genotype भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि एक बुक की ID हो तो उसकी general ID आ सकती है और जनरल ID के ज़रिए हम उसकी जनोटाइप भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसके 2 टेबल बनेंगे, एक बुक का टेबल अलहदा होगा, जनरल का टेबल अलहदा होगा। तो ये हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म थी। आगे हम इसको जब एसक्यूएल सर्वर में वर्क करेंगे तो इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इनकी कैटेगरीज बनाएंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म सेपरेट करेंगे और इसमें बताएंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे है। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटाबेस की लैंग्वेजेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ एप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस एंड इंटरफेस टू एक्सप्रेस डेटाबेस क्यूरीज एंड अपडेट्स। डेटाबेस लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड टू रीड, स्टोर एंड अपडेट द डेटा इन डेटाबेस। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? DDL, DML, DCL एंड TCL। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन सी होती है? DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं कि जो हमारी डेटाबेस का स्ट्रक्चर या पैटर्न है उसको डिफ़ाइन करने के लिए। DDL को हम यूज़ करते हैं डेटाबेस का जो स्कीमा है उसके लिए, टेबल्स के लिए, इंडेक्सेस, कॉन्स्टेंट्स, इनको क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यूजिंग डेटा definition language statements you can create। अगर हम एग्जांपल देखें कि डेटाबेस के अंदर जब भी कोई टेबल क्रिएट करते हैं या ड्रॉप करते हैं, ठीक है,
तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. Data definition language is used to store the information of metadata like number of tables, schemas, names, indexes, column in each table and constants. इनको स्टोर करने के लिए, इसके मेटाडाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DDL. DDL को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि क्रिएट करना. It is used to create object in database. We use DDL. Alter. It is used to alter the structure of database. अगर आपने database के structure को change करना है, उसके अंदर modification करनी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? Data definition language. Drop. It is used to delete object from database. Database में से अगर किसी table को आपने delete करना है तो कौन सी query चलेगी? Drop की. कौन सी लैंग्वेज है ये? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ट्रंकेट. इट इज़ यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. इससे हम क्या करते हैं? टेबल का तमाम रिकॉर्ड रिमूव करते हैं. अगर किसी भी टेबल का नेम चेंज करना हो तो हम DDL यूज़ करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो उसके लिए कीवर्ड क्या है? रिमूव, रीनेम. Comment. It is used to comment on the data dictionary. दूसरी लैंग्वेज हमारे पास है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML. It is used for accessing and manipulating data in database. It handles user request. डेटाबेस के टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए, फैच करने के लिए, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए या मर्ज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. सेलेक्ट. इट इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस. इंसर्ट. इट इज़ यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू टेबल. अपडेट. इट इज़ यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा विद इन अ टेबल. डिलीट. इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल. Merge. It perform upset operation, insert or update operations. Call. It is used to call a structure query language. Explain plan. It has parameter to explaining data. Log table. It control concurrency. जब हम concurrency अप्लाई करते हैं डेटाबेस की टेबल के ऊपर तो हम DML लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसके अंदर लॉग टेबल यूज़ करते हैं. हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो थर्ड लैंग्वेज है वो है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL कहते हैं. इट इज़ यूज टू रिट्रीव द स्टोर्ड और सेव डाटा. DCL एग्जीक्यूशन इज़ ट्रांजैक्शनल. इट आल्सो हैज़ रूल बैक पैरामीटर. इसके अंदर दो टास्क परफॉर्म होते हैं DCL के अंदर, ग्रांट एंड रिवोक. ग्रांट किस लिए यूज़ करते हैं? डेटाबेस की जो प्रिविलेजेस हैं उनको एक्सेस करने के लिए. और रिवोक. इट इज़ यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम यूज़र. ग्रांट और रिवोक. ग्रांट अलाउ करना और रिवोक डिनाई करना है. और फोर्थ हमारे पास जो लैंग्वेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL. TCL is used to run the changes made by DML statement. TCL can be grouped into logical transaction. Commit और rollback इसके अंदर टास्क परफॉर्म होते हैं. Commit. It is used to save the transaction on database. Rollback. It is used to restore the database to original since the last commit. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मलाइजेशन
उसकी टाइप्स, नॉर्मलाइजेशन की, और साथ ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ होने वाली लैंग्वेजेस। 4 तरह की हमने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करेंगे एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और इसके अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, सीखेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे वर्क करते हैं। और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है इसको डीडीएल और डीएमएल में कैसे हम यूज़ करते हैं, और ये हमारा जो वर्क है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल सर्वर पे होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।